बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 के गाइडेंस सेशन के साथ हाजिर है। माय नेम इज नासिर वोरा एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 25 years। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे मुझे अ, बाहर के जो है स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, और साथ साथ जो है हमारे खुद के भी स्टूडेंट्स हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द गाइडेंस सेशन कुछ चीज़ें जो है आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और इसके बाद हम जो है इसको बाकायदा आगाज करते हैं। ये जो आपके यहाँ पीआरसी 4 का जो गाइडेंस सेशन जो है अलम आईके स्कूल ऑफ फाइनेंस ने कंडक्ट किया है बेटा, इसके पीछे सिर्फ ये रीजन है कि आप अपने पेपर को अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सको। जो वेरी फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी है, और अगर अल्लाह न करे किसी ने पेपर दिया हो और उसका किसी भी वजह से किसी भी रीजन से जो है वो क्लियर नहीं हो सका, और क्या स्ट्रेटेजी थी, और ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि क्या गलती कहाँ पर है, और वो गलती तुमसे मुसलसल बार बार होती जा रही है, तो समझ लो कि वो सारी जो मेहनत है वो सारी बेकार हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जरा सारे स्टूडेंट जो है ये, मेरे चाहे स्टूडेंट्स हो या आउटसाइड जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है, और इसको दोबारा भी आप सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। मैं अपने सेशन का आगाज सबसे पहले, पर्टिकुलरली मैं पीआरसी 4 की बात कर रहा हूँ आपसे। तो पीआरसी 4 में आपके पास जो पेपर है उसके पैटर्न के अंदर बच्चों, पेपर का जो पैटर्न है जो कि आपके पास 2 घंटे का पेपर है आपका, तो आपके पास पर्टिकुलरली दो सेक्शंस में पेपर आ रहे हैं। एक है आपके पास सेक्शन ए, और से सुनना, और एक है आपके पास सेक्शन बी। एक है आपके पास सेक्शन ए, और एक है आपके पास सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है प्यारे बच्चों वो आपका 40 MCQs पे डिपेंड करता है, 40 MCQs का पर है। और हर एक एमसीक्यू जो है आपके पास 2 मार्क्स का। इट मींस जो आपका सेक्शन ए है वो टोटल 80 मार्क्स का है। आप जरा देखें, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दे चुके हैं और अल्लाह ना करे उनका पेपर रह गया था, तो उनको ये सारी बातें पता होंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंशाल्लाह मई में फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए भी तो ये सेक्शन ए जो है वो 40 MCQs का आपका बना हुआ है, और हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का है, तो इट मीन्स इट्स फॉर 80 मार्क्स। और सेक्शन बी में आपके पास एक ही सवाल है जो कि 41वां। आज जो ना लैला, असल में जो है ना इंटरनेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है बेटा। इंटरनेट बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट कर रहा है। आज सुबह से जितनी भी क्लासें हुई हैं तो इंटरनेट बहुत ज्यादा जो है ना डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, जो कि आपका सेक्शन बी का है, और बच्चों वो आपका 20 मार्क्स का है। वो आपका 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 41। और ये क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बना हुआ है। एक ही सवाल आएगा जिसके अंदर यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस। तो ये आपका हो गया पेपर का पैटर्न। अब जरा गौर से सुनिएगा, तो कोशिश करिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, इंशाल्लाह वो अपलोड भी हो जाएगी, तो वापस भी सुन लीजिएगा। लेकिन आखिर तक आप क्लास में साथ रहिएगा ताकि आपको जरा सा अच्छी तरह समझ में आए।
ये हो गया पेपर का पैटर्न। 50% पासिंग क्राइटेरिया होता है, यानी 50 नंबर आपको लेना लाजमी है। 2 आवर्स का पेपर हो गया। आ जाइए जरा सा, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आपका PRC 4 का सिलेबस है बच्चों। जो टोटल सिलेबस PRC 4 का है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। लैला, आमना, अली, नूर, फातिमा, तो दानिया, आवाज थोड़ी बहुत सही आ रही है? आपके PRC 4 में जो सिलेबस है उसमें टोटल आपके पास 1 से लेकर 10 चैप्टर्स तक आपके पास सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? मैंने आपसे कहा कि इंटरनेट जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है बेटा। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? हाँ लैला, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है बेटा। अब जो है PRC 4 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपका टोटल 10 चैप्टर्स आपको जो है वो कवर करने हैं। टोटल आपको 10 चैप्टर्स जो है इसके अंदर कवर करने हैं, जिसमें आपके पास शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं बच्चों, 3 चैप्टर्स, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, यही अगर आप समझ लो तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बुक्स ऑफ प्राइमेट्री, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। प्यारे बच्चों, आपके आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो बेसिक अकाउंटिंग है ये शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं इससे मिलकर 25% पेपर एग्जामिन होगा। शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब देखो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, हम तो वो नेक्स्ट सेशन एक और कभी जो है कंडक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी आप ये सारी चीजें, मैंने इसको इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से मैंने जो है सेव तो कर लिए रिकॉर्डिंग को, फिर ये मैं अपलोड करवा दूंगा, तो इसको आप वापस सुन लीजिएगा जिनको आवाज नहीं आई है। तो ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है शुरू के, अगर ये PRC 4 के 3 चैप्टर्स कर लो तो 25% पेपर तुम्हारा ऐसे ही हो जाए मेरा बेटा। आईकेप की स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है। और आईकेप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो ये 3 चैप्टर्स के बाद जो ऑफिशियली आपके पास चैप्टर स्टार्ट होते हैं बच्चों, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। बच्चों इनमें से आप यूं समझ लो 75% का पेपर बनता है एक बात, जिसमें से 20 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 41 का हो गया। भाई 25 नंबर, आप 25% इधर से लेते हो सवाल, तो पीछे रह गए 75। 75% में से 20% का सवाल आपका सेक्शन B से आता है, तो रिमेनिंग चैप्टर में से 55% के सवालात बनते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि
ये जो बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 till 10, तो उसको सबको एक्यूमुलेट कर दिया जाए तो उसी से फाइनल अकाउंट यानी 20 मार्क्स का पेपर बनता है। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 4 से लेकर 10 तक, उन चैप्टर्स के जो 4 से लेकर 10 तक है, सारे बच्चों को क्लियर हो गए जरा? इधर से आपके पास चैप्टर नंबर 4, दैट इज अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बोले थे बस बस अच्छा जी बेटा, ये हो गया।
अब एक बात सुने जरा और से, मैं आपको चैप्टर्स के, हर चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट सवालात जो है मैं बताता जा रहा हूं। आप साथ साथ अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा कि कौन से चैप्टर से आपको क्या क्या चीजें एटलीस्ट कम से कम जो है आपको कवर करनी है। बात इधर तक हो गई कि शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल, बुक्स ऑफ प्राइमेट्री और लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंसेस से 25% का जो है पेपर आता है। बाकी रिमेनिंग 75% पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 4 से लेकर 10 तक आता है, जिसमें से 75% में से 20% जो है मार्क्स आपके पास जो है फाइनल अकाउंट के हैं। तो पीछे रह गया 55% जो कि 55% में सारे कोर्स से आएगा। लेकिन आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो ये फाइनल अकाउंट्स का जो पे चैप्टर है बेटा, ये पूरी अकाउंटिंग से मिलकर बना है। ये कोई पर्टिकुलर खुद एक कोई चैप्टर नहीं है। इसलिए तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को चैप्टर्स आते नहीं है, तो इसकी वजह से फाइनल अकाउंट नहीं आता। एक बात मेरी याद रख लीजिएगा, जो स्टूडेंट ये कहते हैं सर फाइनल अकाउंट का सवाल नहीं हुआ, फाइनल अकाउंट बहुत मुश्किल था, सर फाइनल अकाउंट नहीं समझ में आया, बेटा आप क्यों नहीं मेरी बात मान रहे कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो वीक हैं। जो चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करे हैं वो वीक हैं। जिन बच्चों के ऊपर के चैप्टर्स बिल्कुल स्ट्रांग होंगे, जिनकी प्रिपरेशन होगी, जिनके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके फाइनल अकाउंट्स को उनको जो है एज कंपेयर टू, जैसे मुझे एक आवाज आती है सर बहुत मुश्किल आता है फाइनल अकाउंट तो मुझे आता ही नहीं है। वो मसला ये है, आप एडमिट करो या ना करो, बात सच्ची जो करनी है वो तो करनी है बेटा। वो आपको ये चैप्टर्स वीक हैं। अगर आप ये चैप्टर्स पूरे अच्छी तरह कर लो तो आपका फाइनल अकाउंट खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा, बल्कि परफेक्ट हो जाएगा। अब मसला ये है कि आपने इतनी मुश्किल मुश्किल तरीके से जो है चैप्टर्स के कुछ कुछ चीजों को याद करा हुआ है, और फिर उसके अंदर इन द बीट टाइम वो फाइनल अकाउंट के अंदर इतने मुश्किल ज्यादा एमसीक्यूज डाल देता है। एडजस्टमेंट, जिसको आप सो कॉल्ड एडजस्टमेंट कहते हो, वो इतनी मुश्किल डाल देता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो फिर आवाज आती है कि यार सर फाइनल अकाउंट बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं हर चैप्टर में से आपको कुछ सवालात और कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, साथ साथ लिखते जाइएगा। तो आपको जो है इंशाअल्लाह ताला अजीज एक तरह से समझ लो इम्पोर्टेंट के पेपर में क्या क्या चीजें एग्जामिन होती हैं, ये किस तरह के सवालात एग्जामिन होते हैं। तो आप लोग सारे स्टूडेंट जरा इसको नोट डाउन करते जाओगे तो उससे ज्यादा और बेहतर हो जाएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अगर मैं वेरी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूं बच्चे, तो अकाउंटिंग फंडामेंटल जो आपका पहला चैप्टर है, अपने पास जरूर नोट डाउन कर लेना कि सर ने कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर क्या क्या करने का कहा है। अकाउंटिंग फंडामेंटल की अगर आप मुझसे बात करते हो, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। बेटा एक अकाउंटिंग इक्वेशन को के सवालात को जरूर देख के जाना। बोलेगा कि कोई ट्रांजैक्शन देगा, बोलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह रखेंगे। डबल एंट्रीज वगैरह के लिए कोई सवाल नहीं आता अकाउंटिंग इक्वेशन में कि इस ट्रांजैक्शन का एसेट लायबिलिटी कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आता है। कोई एक्सपेंस की एंट्री दे देगा, बोलेगा बताओ इसका इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आएगा। सारे स्टूडेंट को आवाज क्लियर आ रही है? अब थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है और ये स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन के सवालात जो है चैप्टर नंबर 1 में से देख लीजिएगा। फिर और क्या कवर करना है सर, ये चैप्टर नंबर 1 में से, अकाउंटिंग इक्वेशन में से, चैप्टर नंबर 1 में से ये अपने पास लिख लो तो बेहतर हो जाएगा बेटा। आपने उसको बिल्कुल पक्का करके जाना है। फिर आपके पास जो सेकंड जो चीज आपको जो कंप्लीट करनी है, उसके अंदर आपके पास अगर कोई कंपाउंड एंट्री है, वैसे तो बहुत मुश्किल है, कंपाउंड एंट्री है तो उसकी कोई डबल एंट्री पूछ ली। जैसे इक्विपमेंट परचेज करा है 7 लाख रुपए का, कह देगा कि 3 लाख रुपए कैश पेमेंट कर दिया और रिमेनिंग ऑन द अकाउंट, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी। ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, अकाउंटिंग फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, वो तो अव्वल आ गया।
इसके बाद आपके पास कुछ अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है लिख लीजिएगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। थ्योरी में सवाल अगर आया, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम। सर डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं? एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। समझ में आ रही है बात? डन है बेटा। तो ये आपका मेन चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 2 की अगर मुझसे बात करते हो, जिसका नाम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें आप जो चीजें, हाँ अभी आपके पास जो है लैला, दो ही आपके पास जो है, ये आपके पास है तो बहुत सारे, लेकिन इन दोनों को जरूर करके जाओगे, इसकी डेफिनेशन याद करके जाओगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल डेज बुक, डे बुक्स। तो इसमें से सर क्या क्या चीजें करनी है मैं लिखता जाऊं, नोट डाउन करते जाओ प्लीज। नंबर 1, आपको सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की सारी बुक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सारी बुक्स की आपको डेफिनेशन बिल्कुल याद हो, थ्योरी में सवाल आएगा। सेल्स डे बुक में कौन सी एंट्री लिखी जाती है? सेल्स रिटर्न डे बुक किसे बोलते हैं? कौन सी एंट्रीज आती हैं? परचेज डे बुक में कौन सी आती है? परचेज रिटर्न डे बुक में कौन सी एंट्री आती है? कैश बुक में कौन सी एंट्री आती है? पेटी कैश किसे कहते हैं? द जर्नल किसे कहते हैं? थ्योरी में सवाल आएगा। द जर्नल में वो तमाम एंट्रीज आती हैं जिसका ऊपर की को 6 डेबुक्स में नहीं आती हैं। अगर ये नहीं आता, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, नोट डाउन कर लो जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आप यकीन करें, आप बोलेंगे सर, अब उसको क्लियर करना आपका काम है, यानी ये करके जाना ही है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसिप्ट्स, इनवॉइस, इन सब की डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाओगे। जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं, चाहे क्रेडिट पे सेल्स करियो या क्रेडिट पे परचेज करियो, इनवॉइसेज आती हैं। फिर डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, डेबिट नोट कब रिसीव किया जाता है, क्रेडिट नोट कब रिसीव किया जाता है, रिसिप्ट, कैश ट्रांजैक्शन में रिसिप्ट होती हैं। तो ये सारी है। इसके बाद वाउचर कब बनता है, पैटी कैश बुक में कौन सा वाउचर बनता है, कौन बनाता है, कौन अथोराइज करता है, ये मैं थ्योरी के लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर ये सब चीजें याद होनी चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि लेजर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सेल्स लेजर है, परचेज लेजर है, और जर्नल लेजर है। बेटा सेल लेजर है, परचेज लेजर है, जर्नल लेजर का दूसरा नाम नॉमिनल लेजर, जनरल लेजर का दूसरा नाम नॉमिनल लेजर, सेल लेजर का दूसरा नाम रिसीवेबल लेजर, परचेज लेजर का दूसरा नाम पेबल लेजर। थ्योरी में सवाल आएगा। ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन सेल लेजर, ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन परचेज लेजर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू पेपर वाइज। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपके पास था, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। तो याद रखिएगा,
जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर चाहो तो आप हमारी स्मार्ट क्लासेस से भी इसको कवर कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, सर इस चैप्टर में क्या कवर करना है, तो इस चैप्टर में आपके दो चीजें हैं। एक अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है, उसका पूरा फॉर्मेट याद करोगे कि अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट किस तरह बनता है, क्या फॉर्मेट है, क्या चीजें डेबिट में आती हैं, क्या चीजें क्रेडिट में आती हैं। तो आपको यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एंड अकाउंट पेएबल कंट्रोल अकाउंट, किस तरह बनता है, क्या फॉर्मेट है। मिसिंग फिगर आपको फाइंड आउट करना होगा। बेतहाशा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके थियोरेटिकल एस्पेक्ट से भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी। इसमें लेजर्स किसे कहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स को जो है लेजर्स कहा जाता है। सारे लेजर्स को जमा कर दिया जाए तो वो अकाउंट्स कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के बराबर आना चाहिए। फिर आपके पास जो है वाउचर्स जो है, इसके अंदर भी जनरल वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होते हैं। थ्योरी के लिहाज से आप देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ थियोरेटिकल एक्सपेक्ट से आप देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आए। तो ये मैं तो जल्दी में से वो चीजें बता रहा हूं, यानी इसके बगैर आपका हराम है पेपर में जाना। मैं बार बार कह रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज ये तो आपको लीस्ट से लीस्ट आना ही चाहिए। इसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 4 की मुझसे बात करते हो, दैट इज अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। वैसे मैं अपने पढ़ाने में सबसे पहले बैड एंड डाउटफुल डेट करवाता हूँ, उसके बाद मैं अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट पे जाता हूँ। लेकिन अभी बहरहाल सारे बैठे हुए, तो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में मैं सबसे पहले, अगर किसी को कोई भी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ सुन रहे हैं, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट आई की स्कूल ऑफ फाइनेंस से भी जो है बात कर सकते हैं और उनको अप्रोच कर सकते हैं। और डायरेक्टली मुझे भी आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन फ्रीली आस्क। चैप्टर नंबर 4 में सर हम क्या करें, अगर मैं इसके अंदर मोटी मोटी बात करूं कि चैप्टर नंबर 4 में एक स्टूडेंट को क्या आना चाहिए। नंबर 1, अक्रूड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन आनी चाहिए उसको, कि अक्रूड एक्सपेंस जो है, जिसका दूसरा नाम पेबल्स भी है, जिसका नाम अक्रूड भी है, जिसका नाम अनपेड भी है, जो अभी तक पेमेंट ना की हो, अनपेड का हो। ड्यू बोलो कि यार मेरे ऊपर ड्यू है, यार मेरी फीस ड्यू हो गई है, यार ये जो है मेंटेनेंस ड्यू हो गया है, यानी देना बाकी हो, तो क्या है, क्यों है। और दूसरा प्रीपेड। सर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, इसका क्या मतलब है, एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट यानी कि कब करनी होती है, क्या स्पीड कहलाती है, एडवांस पेमेंट। फिर इसके अंदर जो और चीज कवर करोगे जरा गौर से सारे बच्चे। अब मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट बैठे कितना ज्यादा ये टी अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन करोगे। इसका बाकायदा मैंने नाम रखा है, टी अकाउंट, टी अकाउंट बेस्ड क्वेश्चंस। बेटा ये सवाल होता ही टी अकाउंट से है, इसके अलावा नहीं हो सकता। टाइम अलग जाया करोगे और नंबर भी नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। एक इनकम का टी अकाउंट होगा और एक एक्सपेंस का अकाउंट होगा। चौथी जो चीज इसके अंदर कवर करनी है वो है आपके पास टाइम लाइन क्वेश्चंस। आपको डायग्राम बनानी होगी कि अकाउंटिंग ईयर एंड्स कब हुई, टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन बोल दो, टाइमलाइन क्वेश्चन बोल दो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बोल दो। और ये भी बहुत ही ज्यादा अटमोस्ट डायग्राम क्वेश्चंस। सर क्या डायग्राम में होता है, अगर जो इन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है, याद करो हमने अक्रूवल प्रीपेमेंट में ऐसी लाइन बनाई थी। हमने कहा था जो सेंटर में लाइन खींचती है, अब वो आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। वो आपका अकाउंटिंग ईयर है। जो सेंटर में हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा अकाउंटिंग ईयर है। एक पेमेंट जो है पहले से होती हुई आ रही होगी, एक पेमेंट जो है पिछले साल से होती हुई आ रही होगी, साल के बीच में कहीं पे खत्म हो रही होगी, और उसके नेक्स्ट डे से फिर दूसरी पेमेंट जो है वो स्टार्ट हो रही है, जो कि
आगे तक जारी है। कुछ इस तरह से ये सवालात होते हैं, टाइम लाइन बेस्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आई रिपीट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके ये एटलीस्ट वो सवालात बता रहा हूं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सर इसमें क्या करना है, इसमें क्या, लीस्ट से लीस्ट, मैं फिर कह रहा हूं, यानी इसके बगैर आप पेपर में सोचिएगा भी नहीं जाने का। और अगर नहीं करो तो समझ जाना मेरी तरफ से सबसे बड़े लूजर, बेवकूफ तरीन इंसान हो अगर इसको कवर करके नहीं गए। ये वो चीजें लिखवा रहा हूँ बिल्कुल 11th आवर पे करने वाली, लेकिन इसके बगैर नामुमकिन है। ये ऑक्सीजन समझ लो, जैसे इंसान की जरूरत के लिए होती है। तो PRC 4 को सर हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो है बैड डेट रिटर्न ऑफ, क्या एंट्री बनेगी, बैड डेट रिकवर्ड, क्या एंट्री बनेगी। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर आपके पास आ जाएगा डाउटफुल डेट्स स्टार्ट होंगे, जिसको आप शक कहते हो, डाउटफुल डेट्स। ओके सर, फिर इसके अंदर आप स्पेसिफिक अलाउंस आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन स्पेसिफिक अलाउंस, उसके साथ आपको जर्नल अलाउंस। वैसे तो जर्नल अलाउंस तो सारे ही होते हैं, जब स्पेसिफिक अलाउंस होता है तो दूसरा फिर वो जर्नल अलाउंस होता है। इसकी कैलकुलेशन, इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस जाएगा, बैलेंस शीट में डेटर्स कैसे दिखाएगा, मेन यही तो सवालात हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाना आना चाहिए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट आना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना है। सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में किस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट दिखाओगे। ये वो कम से कम टॉपिक बताए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, जो आपके लिए वाजिब है, वाजिब, यानी इसके बगैर आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप पेपर में जाएं। अभी भी टाइम है, आराम से हो सकता है। 13 से पेपर स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह आराम से हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 5 हो गया। चैप्टर नंबर 6 में अगर आप मुझसे बात करते हो, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है, दैट इज डेप्रिसिएशन। जो मैं टॉपिक्स कह रहा हूं वो आपको लाजमी उसमें से कवर करके जाना है। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तुम मुझसे बात करते हो कि सर इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है, तो सबसे पहले अगर स्टार्ट से लो तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क पता होना चाहिए। फिर डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है क्या, ये एक्सपेंस है क्या चीज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर आपके पास मेथड्स आ गए
फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आपके कोर्स में पांचों मेथड्स हैं। मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन याद रख लो। डेप्रिसिएशन को कौन कवर करता है? IAS 16। IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मेथड्स बताए गए हैं वो पांच मेथड्स बताए गए हैं। आपके कोर्स में पांचों मेथड शामिल हैं। आपके कोर्स में पांचों मेथड शामिल हैं। SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, मैं फिर कह रहा हूं। वर्किंग आवर मेथड, यूनिट आउटपुट मेथड, यूनिट आउटपुट मेथड। जब ये कर लोगे, इसके बाद जाकर इसके टी अकाउंट वगैरह सब कुछ देख लिया, एंट्रीज देख ली, इसके बाद आपको जो कवर करना है, इतना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी सोच है, डिस्पोजल ऑफ एसेट। 100% आना चाहिए डिस्पोजल ऑफ एसेट। फाइनल अकाउंट में भी आ जाता है एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट के सवाल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड के सवालात। अच्छा, डेप्रिसिएशन की जब कैलकुलेशन करोगे तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए, मंथली कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। इसके बाद जाके चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, change in depreciation method, review of useful life, review of useful life and salvage value। जब ये सब कुछ कर लो तो इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। आईकैप की जो स्टडी टैक्स है, जहां से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होता है गालिबन, वो आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पेज नंबर भूल गया हूं, तो शुरू के 4 पेज पढ़ लीजिएगा, जहां से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्टार्ट हो रहा है आईकैप की स्टडी टैक्स में। तो आईकैप स्टडी टैक्स काफी लंबा चैप्टर है। जो चैप्टर है, फर्स्ट 4 पेजेस रीड करने। ये जाके आपका चैप्टर नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 6 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 7, यानी कि इसके अंदर हमने IAS 16 कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 7 में जाते हो तो ये एक और IAS आ गया, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी जो इसको कवर करेगा, दैट इज IAS 2 जो है, इसको कवर कर लेंगे हम। सर इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है? तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको जो चीजें कवर करनी है, एक आपको अफेक्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी में, ओवर एंड अंडर स्टेटेड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन।
और इन्वेंट्री वैल्यूएशन ज्यादा लिखने से या कम लिखने से क्या क्या इफेक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या फर्क आएगा। सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या फर्क आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क आएगा, नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क आएगा। इसके बाद IS2 कवर करोगे। इसमें NRV पता होनी चाहिए, NRV की कैलकुलेशन आनी चाहिए। फिर आपको पीरियोडिक एंड परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का डिफरेंस पता होना चाहिए। पीरियोडिक और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का डिफरेंस, साथ साथ आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, फीफो और एफको आपके कोर्स में है, लीफो खत्म हो चुका है। फीफो और एफको की कैलकुलेशन आनी चाहिए पीरियोडिक और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से। आपको पीरियोडिक और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसकी जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर है बेटा? जरा बता दोगे प्लीज थोड़ा सा। इसकी जर्नल एंट्रीज देख कर जाना, ये दोनों की जर्नल एंट्रीज में क्या फर्क है। आमना, जबीरिया, अली, लैला, आवाज आ रही है बेटा? आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं नेट की वजह से। इसके बाद एक और चीज देख लीजिएगा, जब ये आप इसकी डबल एंट्रीज कर लें, तो इसके बाद आप आई कैप की स्टडी टेक्स्ट क्लास, 2 चैप्टर के मैंने आपको बताया है। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में जहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर है, उसके फर्स्ट 4 पेजेस रीड आउट करके जाने हैं। फर्स्ट 4 पेजेस रीड करके जाने हैं। तो अलहमदा ये हमारा 7वां चैप्टर भी हो गया। ये वो लिस्ट है कि ये आपको हर हाल में करना है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पहला ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग पे रिलाई करता है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलाई नहीं करता है। यानी आई कैप में थोड़ी सी कॉस्टिंग भी डाली है, टेस्ट डाला है। सर इसमें क्या क्या कवर करना है? इसमें कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन आनी चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आना चाहिए। फिर आपको फॉर्मूले आने चाहिए, प्राइम कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट यूनिट के बाद आपको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यूनिट पता होना चाहिए। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला, FOH का फॉर्मूला, कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला। फिर कोई मजीद और आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट थी, वो फिक्स कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट थी, इनके ग्राफ थे, इनके जो है डेफिनेशन थी, मिक्स कॉस्ट थी। इसके बाद स्टेप कॉस्ट थी।
स्टेप कॉस्ट थी, और इसके बाद जब ये सारी चीजें कर लेते हो तो फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्या चीजें ऐड होंगी, क्या चीजें लेस होंगी। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, और लास्ट में इस चैप्टर को भी रीड आउट करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको इस चैप्टर को भी रीड आउट करना पड़ेगा। तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। 3 चैप्टर्स को जरूर रीड करके जाना। डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चैप्टर नंबर 8 हुआ। चैप्टर नंबर 9 की अगर आप मुझसे बात करते हो, दैट इज बैंक फाइनल अकाउंट्स, जो आपके पैटर्न है फाइनल अकाउंट फॉर सोल ट्रेडर्स। बेटा इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। सिर्फ फॉर्मेट तो बना हुआ आता है, क्यों याद करें बेटा, उसी से तो पक्का होगा। बच्चों को इतना बड़ा मुगालता है यार कि सर उधर तो फॉर्मेट बना हुआ आता है, सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, वही तो कच्चा है, तभी तो आपका सवाल नहीं हो रहा। आपको FAR 1 के अंदर तो मैनुअल पेपर है, तो इसलिए खुद ब खुद बनानी होगी, बस वो कंपनी अकाउंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। तो अभी से पक्का कर लो यार कि क्या फॉर्मेट होता है। कुछ बात समझ में आ रही है सारे स्टूडेंट्स को? तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या कैलकुलेशन आती है, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये गाइडेंस सेशन को सुन लो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि, लेकिन बशर्त ये है कि आपने इसी तरह फॉलो किया हो जिस तरह मैं कह रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को, ये फॉर्मेट को याद करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ईयर एंड एडजस्टमेंट बनानी आती हो। ईयर एंड एडजस्टमेंट बनानी आती है। एक और बात सुन लेना, ईयर एंड एडजस्टमेंट जो ज्यादातर स्टूडेंट का कहना है, जरा कान खोल के सुनिएगा। उसमें एक आपके पास आ गया प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आती है, यानी क्लोजिंग स्टॉक की। एक बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स की आती है एडजस्टमेंट। एक डेप्रिसिएशन की आती है। दो आपके पास अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट आती है। 6 7 जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मेरा बेटा आपके ऊपर वाले चैप्टर से ही तो मिलकर बनी है। आप मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो सबसे लीस्ट से लीस्ट ये चैप्टर्स कर लो, आपकी एक एक एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसको ईयर एंड की एडजस्टमेंट बनाना आती होगी तो आप ये भी कवर कर लोगे इंशाल्लाह। तो फिर आपका इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट में आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। और इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तो अगर आप मेरे जो है लेक्चर्स को सुनोगे तो उसके अंदर हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक फॉर्मेट बनाया बच्चों को कि क्या क्या चीजें कैश बुक के अंदर ऐड होती हैं, और क्या क्या चीजें बैंक कैश बुक से लेस होती हैं, और क्या क्या चीजें बैंक स्टेटमेंट में ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें बैंक स्टेटमेंट से लेस होती हैं। अब वो अगर आप जो है फॉर्मेट याद कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर्स परेशान करते हैं बच्चों को। फॉर्मेट वाली चीजें तो फिक्स है कि जो चीज क्या ऐड होगी क्या लेस होगा तो वो आप कर लोगे। तो ये जो गाइडेंस सेशन के अंदर जो चीजें आपको बताई गई हैं, और ये कम से कम अगर आप ये कर लो, अभी भी आपका 13 तारीख को पेपर है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट आज हमारे पास जो है 18 तारीख है, तो आपके पास अभी भी कोई 23 दिन बाकी हैं।
या 20-21 दिन बाकी हैं, 20 या 22 दिन बाकी हैं, आप ये आराम से कर सकते हो। एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर करके भी कर सकते हो। हाँ, जिस बच्चे की तैयारी नहीं है, सबसे पहले वो चैप्टर्स को कंप्लीट करेगा। चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद फाइनल अकाउंट्स करना। जिस स्टूडेंट को शुरू से प्रिपरेशन करनी है, वो सबसे पहले, बल्कि मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि कंपलसरी पहले अपने सारे चैप्टर्स पूरे करो, इसके बाद फाइनल अकाउंट्स की तैयारी करना। तो होपफुली ये आपके लिए, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक आपको सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। हमारे सारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं, या कोई भी दुनिया में कहीं पे भी स्टूडेंट है और उसका जो है अभी क्राइटेरिया स्टूडेंट है, सब अल्लाह पाक उन सब तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। लेकिन वही वाली बात कि शर्त आपकी मेहनत है बेटा। पहले आप अपनी एफर्ट्स पूरी कर लो, आप अपनी मेहनत पूरी करो, फिर अल्लाह पाक पे छोड़ दो, फिर अल्लाह से दुआ करो। ये काम गलत है कि आप सारी चीजें जो है अल्लाह की दुआ पे रख दो और आप मेहनत ना करो। मेहनत शर्त है, मेहनत फर्स्ट है, इसके बाद उसको आप अल्लाह की तरफ छोड़ दो। तो ये सब जो है बिल्कुल हो जाएगा बेटा। आईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो अभी भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या डॉक्टर को दिखाऊं? ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। अली, ये गाइडेंस सेक्शन को वापस से सुनिएगा, ये सारी चीजें करिएगा, और फिर जो है कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। इंशाल्लाह कोई मसला हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी चीज़ की रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए हो, तो मेरे ख्याल से IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से भी आप अप्रोच कर लीजिएगा। वो आपको अभी कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो दे देंगे। तो आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो, तो आप जो है वो बात कर सकते हो। ठीक है बेटा, टेक केयर फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। थैंक यू।